हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रेग्नेंट एनिमल में वेंट्रल एडिमा या अडर एडिमा होता है तो उसको कैसे पहचानेंगे और वो किस लेवल का हो सकता है, उसका क्या बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सकता है। ये जो काऊ आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसमें वेंट्रल एडिमा भी है, अडर एडिमा भी है और उसकी सीवियरिटी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इसके ब्रिस्केट पे भी है। इसी तरह से इस बफलो को देखिए, इसके नाभि के नीचे एडिमा है, इसका ब्रिस्केट जो है वो भी एडिमेटस है और उसके साथ साथ उसके अडर पे भी एडिमा है। बहुत ज़्यादा सीवियरिटी अगर होती है, जैसे मोस्ट सीवियर कहते हैं, उसमें आप अडर एडिमा के साथ साथ उसके लेग पे भी और साथ साथ उसके जेनाइटेलिया के ऊपर एडिमा देख सकते हैं। इस बफलो में सबसे सीवियर वाला एडिमा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो टेल है वो भी एडिमेटस है, साथ ही साथ वल्वर एरिया जो है वो फुली एडिमेटस है। तो इसको मोस्ट सीवियर कंडीशन में मानते हैं और ये क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और अगर सिर्फ अर्ली स्टेज है, जैसा कि इस बफलो का आप देख रहे हैं, जिसका टीथ जो है वो स्वलन है, अडर स्वलन है और उसके नाभि के साइड में थोड़ा सा एडिमा आया है, तो इस स्टेज को हम लोग माइल्ड कहते हैं। इससे ज़्यादा अगर बढ़ता है तो उसे मॉडरेट, और आपने जैसा देखा वो काऊ और बफलो थी वो सीवियरली एडिमेटस थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो काऊ है ये भी, इसका जो अडर है वो स्वलन है। ये टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है। जब आप देखेंगे तो पूरी की पूरी जो टीट्स होती है वो स्वलन होती है और पिटिंग होता है। कहने का मतलब, जब आप उसे दबाते हैं अपने अंगूठे से या किसी भी चीज़ से, तो उसका उस पर निशान पड़ जाता है। यूँ समझ लीजिए कि जब आटा मारते हैं और फिर उसमें जब आप उंगलियां मारते हैं तो उंगलियों का निशान जिस तरह से पड़ता है, उसी तरह से अगर एडिमेटस स्वेलिंग होगी तो उसमें निशान पड़ जाता है। एडिमा होने के पीछे कई कारण हैं, उसमें से एक जेनेटिक्स होता है। ये जनरली अगर आप देखें तो इंडिजिनस एनिमल की जब हम लोग बात करते हैं तो साहिवाल और गिर प्रजाति की जो गायें हैं उनमें अक्सर देखने को मिलता है। और पहली बार जो बच्चा दे रही होती है, यानी जो हीफर होती है, फर्स्ट कावर होती है, उसमें इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ आप किस तरह का न्यूट्रिशन दे रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है। और एक मेजर फैक्टर जो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो भी एक मेजर प्लेयर होता है एडिमा को डेवलप होने में। तो आप मैनेजमेंट कैसा करते हैं, यानी कि आपका जो एनिमल है प्रेगनेंसी के समय में वो उसके पास स्पेस कितना है, घूमता कितना है, ये भी एक फैक्टर है। अगर वो एक ही जगह पे बंधा रहता है तो उसमें एडिमा डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसा कि आप इस भैंस को देख रहे हैं, इसके चारों लिम्ब जो हैं बिल्कुल एडिमेटस हो गए हैं। और एक बार जब एडिमा इस लेवल का बन जाता है तो एनिमल पेन फील करने लगता है, पैरों में उसके दर्द रहता है, इसलिए वो खड़ा रहता है, बैठना नहीं चाहता, क्योंकि जब भी बैठेगा उसको दर्द होगा। तो एडिमा का जो पैथोफिजियोलॉजी है, तो शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो वहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं हो रहा है, इसके चलते डेवलप होना होता है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि अडर को एक ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में। साथ ही साथ फीटस का प्रेशर एब्डोमेन में ज़्यादा होता है, तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है। जब ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा तो वहाँ फ्लूइड सीप आउट होगा, और जब फ्लूइड की सीपेज होगी तो वो धीरे धीरे स्वेल होगा। जब स्वेल होता है तो फिर वो सेल्स को कंप्रेस करता है, और सेल में जब कंप्रेशन होता है तो इन्फ्लामेशन होता है, और अल्टीमेटली फर्दर वो कंसिक्वेंसेस चलने लगते हैं, और फिर वहाँ पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो एक तरह से प्रोसेस एक बार जब स्टार्ट हो जाता है तो अपने आप को बढ़ाता जाता है और वो सीवियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप अर्ली स्टेज में मैनेज कर लेते हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट आसान हो जाता है। तो क्या क्या आपको मैनेजमेंटल एस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, ये आपको जान लेना चाहिए। तो पहला काम ये करना चाहिए कि एनिमल को बिल्कुल सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। जिस भी एनिमल में एडिमा डेवलप होना शुरू हो गया है उसको नमक बिल्कुल नहीं खिलाना होता है। दूसरा क्या काम करना है, आप अडर का मसाज करें और उस एनिमल को वॉक पे ले जाएं, यानी कि कुछ किलोमीटर तक उसका मूवमेंट कराएंगे, रोज़ डेली चलाएंगे, तो फिर एडिमा प्रोग्रेस नहीं करता है, स्वेलिंग जो है अपने आप राइड अप हो जाता है। इसके साथ साथ मैं जैसे बता रहा था कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक मेजर प्लेयर होता है एडिमा को डेवलप होने में। तो एंटीऑक्सीडेंट जितने भी आते हैं, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं,
उनका आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में अगर आप देखें तो विटामिन ई, विटामिन सी, साथ साथ कैरोटीनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स का आप एडिशन कर देंगे, वो थेरापेटिक भी काम करता है और साथ ही साथ प्रिवेंटिव की तरह भी काम करता है। तो जो विटामिन्स आते हैं जिनका रोल एंटीऑक्सीडेंट के रूप में होता है, खासकर विटामिन ई एंड विटामिन सी, उनको अगर आप डाइट में बढ़ा देते हैं, या जो इनके टैबलेट्स या इंजेक्शन आते हैं उनको अगर आप फूड में ऐड कर सकते हैं या इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेते हैं, तो आप एडिमा से जल्दी निजात पा सकते हैं। इसी तरह से कुछ मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स में अगर आप बात करें तो मैग्नीशियम का मेजर रोल होता है। तो मैग्नीशियम आप ऐड कर देंगे अगर डाइट में, या ऐसे कंपोनेंट्स देंगे जिसमें कि मैग्नीशियम है, तो एडिमा में राहत मिल सकती है। जब क्रोनिक हो जाता है तो उसके पीछे मेजर जो रीजन रहता है, ब्लड में टोटल प्रोटीन लेवल डाउन हो जाता है, और टोटल प्रोटीन लेवल जब डाउन रहेगा तो ब्लड की जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो कम हो जाती है। एक तरह से आप देखिए तो ये एक साइकिल चलती है। जब एडिमा एक बार स्टिमुलेट होता है तो ब्लड के कुछ पार्ट सीप आउट होते हैं उस पार्ट पे, और जहाँ सीपेज होगा फ्लूइड का, उसमें ब्लड का प्रोटीन भी आता है। तो जब प्रोटीन आएगा तो अपने आप वहाँ का वो ऑस्मोलारिटी बढ़ा देता है, फिर वो वाटर को सक करता है। तो जब वाटर सक होगा तो वो एडिमा बढ़ता जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप प्रोटीन का ख्याल रखते हैं, प्रोटीन लेवल एस्टिमेट कर लेते हैं, या हाई प्रोटीन डाइट पे रखते हैं एनिमल को, तो फिर एडिमा से निजात मिलने की संभावना होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर ट्रांजिशन एनिमल है, यानी कि एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी है और रिसेंट लैक्टेशन है, तो उन एनिमल्स में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए, डाइटरी कैटायन एनायन बैलेंस का। यानी कि कैटायनिक डाइट ज़्यादा है, पॉजिटिव आयंस अगर डाइट में ज़्यादा हैं तो एडिमा होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। यानी कि सोडियम और पोटेशियम आपको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करना होगा। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये कैटायनिक होते हैं, और अगर आप एनायनिक सॉल्ट ऐड करते हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अगर आपका एडिमा नहीं ठीक हो रहा है तो बेस्ट वे है कि आप उस केस में अमोनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करें, यानी नौसादर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नौसादर थोड़ा कड़वा होता है, मुंह में छाला पड़ सकता है, इसलिए नौसादर को आप हमेशा फीड में मिक्स करके देंगे तो उसका कड़वापन भी कम हो जाएगा और मुंह में वो छाला भी नहीं करता है। इसका जो डोज है वो 50 से 60 ग्राम रोज़ाना आप दे सकते हैं, और आप अगर देना चाहते हैं तो बेस्ट ये है कि बच्चा देने से 21 दिन पहले आप स्टार्ट कर लीजिए, और बच्चे देने के दिन बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हीफर में ये कंटिन्यू है एडिमा, तो आप बच्चा देने के 10 दिन बाद तक भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इसका रिकमेंडेड ड्यूरेशन है वो 45 डेज़ का है, यानी कि 45 दिन से ज़्यादा आप नौसादर लगातार किसी एनिमल को खिला नहीं सकते हैं। और मिनिमम जो इसका ड्यूरेशन है, यानी कि कम से कम कितना दिन देना है जिससे कि इफ़ेक्ट है, वो इसका 5 दिन का है। यानी कि 5 दिन से अगर आप कम खिलाते हैं तो नौसादर जिस इफ़ेक्ट के लिए आप दे रहे हैं वो काम नहीं होगा, एडिमा जो है वो मैनेज नहीं होगा। तो ये तो हो गया कि मैनेजमेंट क्या करना है। इसके साथ साथ आप ट्रीटमेंट एलोपैथिक क्या क्या कर सकते हैं वो भी आपको जान लेना चाहिए। आप यहाँ पे डायरेटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेटिक में फुरेसेमाइड आप 2.5 mg पर किलोलीटर के हिसाब से दे सकते हैं। आप टॉरिसेमाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मोस्ट एडवांस है, 10 टाइम ज़्यादा वो पोटेंट होता है, तो उसका डोज भी 1/10 फुरेसेमाइड का कर लिया जाता है। डायरेटिक के साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, तो आप एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी नेसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। आप मेलॉक्सिकैम यूज़ कर सकते हैं, आप पायरोक्सिकैम यूज़ कर सकते हैं, कोई भी नेसाइड्स आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेटिक लोगों को लगता है कि प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप डायरेटिक्स देते हैं तो फीटस के यूरिन का आउटपुट बढ़ता है, फीटस के ऊपर कोई मेजर इफ़ेक्ट इसका नहीं होता है, तो यूरिन आउटपुट खाली बढ़ाता है। तो आप यहाँ पे डायरेटिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप नेसाइड का इस्तेमाल करें। एक चीज़ और ध्यान देनी होती है, जब एडिमा बहुत ज़्यादा होता है तो हिस्टामिन का रिलीज़ होता है,
तो उसको मैनेज करने के लिए आप एंटीहिस्टामिनिक का इस्तेमाल करेंगे। एंटीहिस्टामिनिक में आप CPM का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मैनेज करना है तो विटामिन ई सेलेनियम का इंजेक्शन आप दे सकते हैं, या विटामिन ई सेलेनियम के सप्लीमेंट जो ओरल फॉर्म में आते हैं उसको आप ऐड कर सकते हैं। और विटामिन सी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो एड ऑन इफ़ेक्ट हो जाता है और रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाती है। इसके साथ साथ आप मैनेजमेंट में अडर का मसाज करें, एडिमेटस एरिया का मसाज करें, खास करके हॉट पैड मसाज करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावे आप सॉल्ट बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दें। खाने में आप हरा चारा ना दें, हरे चारे में पोटेशियम ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा ग्रीन होता है उसमें ज़्यादा हरा पोटेशियम रहता है। तो मैं बता रहा था कि कैटायन नहीं देने हैं तो पोटेशियम को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो हरा चारा आपको कुछ दिनों के लिए बंद करना चाहिए। उसी तरह से मक्का या दलिया जो होता है उनमें प्रोटीन लेवल कम होता है, और चने की चुनी या अरहर की चुनी है उसको आप दे सकते हैं। यानी कि दलहन ग्रुप की जो भी प्लांट्स हैं उनके या तो स्ट्रॉ दे सकते हैं जो हाई प्रोटीन डाइट की तरह काम करेगा, और एनिमल में एडीमा अगर हो भी गया है तो जल्दी रिकवर कराएगा। तो मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को फील्ड कंडीशन में एडीमा के केसेस को पहचानने में और उनका बेहतर से बेहतर थेरापेटिक अप्रोच लेने में ज़रूर मदद करेगा। मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।